एनसीईआरटी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 7 क्लास 12 जीव विज्ञान का लेकर उपस्थित हूँ। इसके बारे में लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को मेंडल के नियम में प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियों के बारे में बात कर चुका हूँ और मेंडल के नियम में प्रयोग किए जाने वाले 7 लक्षणों को भी मैंने बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 5 में। आज मैं लेक्चर नंबर 7 में मेंडल के नियमों को लेकर उपस्थित हूँ। मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। इनका पहला नियम जो है वह है प्रभाविता का नियम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम जो है वह है पृथक्करण का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और मेंडल का तीसरा नियम जो है वह है स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल महोदय ने इन 3 नियमों को दिया था, और जो मेंडल का पहला बुनियादी नियम है यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं एक गुण संकरण। और जो मेंडल का तीसरा नियम है यह डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। जिसे कहते हैं द्विगुण संकरण। मेंडल का पहला नियम जो है वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, एक गुण संकरण पर आधारित है, और मेंडल का तृतीय नियम जो है वह स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम या डाईहाइब्रिड क्रॉस द्विगुण संकरण पर आधारित है। इसके बारे में मेंडल के नियम में प्रयोग किए गए शब्दावलियों में मैं इन शब्दों के बारे में बात कर चुका हूँ। मैंने वहां पर बताया था कि गुण संकरण किसे कहते हैं और द्विगुण संकरण किसे कहते हैं। तो एक गुण संकरण किसे कहते हैं, आप अभी सुन लीजिए। मैंने कहा एक गुण संकरण जब केवल एक ही लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक गुण संकरण कहते हैं। ठीक। और जब दो लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विगुण संकरण कहते हैं। और मेंडल का द्वितीय नियम जो है स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम वह द्विगुण संकरण पर आधारित है। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले मेंडल का प्रथम नियम जो प्रभाविता का नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रभाविता का नियम क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इनका जो सबसे पहला नियम है वह प्रभाविता का नियम, इसे अप्रबलता का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अप्रबलता का नियम भी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, संयुग्मन करते हैं, उसकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान बनती है उसमें एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है उसे हम प्रबल कारक कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है उसे हम अप्रबल कारक कहते हैं। ठीक। तो इसी परिभाषा हम देखेंगे। जब दो शुद्ध विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उसकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है। उसकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, और दूसरा दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है जो दिखाई देता है
उसे प्रबल और जो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रबल कहते हैं, उसे अप्रबल कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जब दो शुद्ध विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसके प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है उसे हम प्रबल कहते हैं और जो दिखाई नहीं देता है उसे हम अप्रबल कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। जैसे उदाहरण इसमें देखेंगे कि मटर के लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण। मटर के लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण, बौने पौधे के बीच संकरण, मटर के लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण। ठीक है, अब देखिए मेंडल महोदय ने मटर के लंबे पौधे को कैपिटल टी से डिनोट किया था और स्मॉल टी से मटर के बौने पौधे को डिनोट किया था। यहाँ पर एक पौधा कैसा होता है, लंबा, और एक पौधा बौना हो गया। शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। अब देखिए ग्रेजुएट से कैपिटल टी बना और ये यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। जब दोनों के बीच संकरण हुआ तो इसका संकरण इसके साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और फिर इसका संकरण इसके साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और इसका संकरण इसके साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और इसका इसके साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। सारे पौधे कैसे हो गए, संकर लंबे पौधे हो गए, संकर लंबे पौधे हो गए। और यह क्या हो गई, यौवन पीढ़ी हो गई, यौवन पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी की संतान। अब देखिए इसमें क्या परिभाषा क्या करेगी, जब दो शुद्ध विरोधी लक्षणों वाले, दो शुद्ध विरोधी लक्षण, एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, दोनों आपस में विरोधी है, एक लंबा है एक बौना है। अब देखिए दोनों के बीच जब संकरण हुआ इसकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई दिया, वो कौन सा, लंबा वाला दिखाई दिया। सारे पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए, बट कैसे पौधे हैं, संकर है। इसमें जो लक्षण दिखाई दिया उसी को हम प्रबल कारक कहे, और जो नहीं दिखाई दिया उसे हम अप्रबल कारक कहें। ठीक है, ये मेंडल का प्रथम नियम था। अब मेंडल का जो दूसरा नियम है वह है पृथक्करण का नियम। मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। दूसरा पृथक्करण का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी संकर संतान में, अर्थात कहने का मतलब है जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी संकर पौधे के साथ कराया जाता है तो उसकी अगली पीढ़ी में दोनों के वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात 3:1 का अनुपात आता है। कितना आता है, 3:1 का अनुपात आता है। अर्थात पूरे का, इसकी दूसरी परिभाषा में देखेंगे कि जब प्रबल कारक अप्रबल कारक के साथ उपस्थित रहता है तो प्रबल कारक ही अपना दृश्य प्रकट करता है, लेकिन जब अप्रबल कारक प्रबल कारक से अलग हो जाता है तो अपना दृश्य प्रकट कर देता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी संकर पौधे के साथ कराया जाता है, किसी संकर पौधे के साथ कराया जाता है, पौधे के साथ कराया जाता है तो
उसकी अगली पीढ़ी में, उसकी अगली पीढ़ी में उनके वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात, उनके वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात, स्वरूपों का अनुपात, उसके वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात 3:1 का अनुपात आता है। 3:1 का अनुपात आता है। उदाहरण में देखेंगे, किसी संकर पौधे का संकरण किसी दूसरे संकर पौधे से, किसी दूसरे संकर पौधे के साथ संकरण। अब देखिए, किसी संकर पौधा, जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी संकर पौधे के साथ होता है तो उसकी प्रथम पीढ़ी में दोनों के लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात 3:1 का अनुपात आता है। 3:1 का अनुपात आता है। तो किसी संकर के पौधे को हम लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर पौधा है और इसका संकरण किसी संकर पौधे के साथ हुआ। तो ये गैमीट्स क्या बनाया, कैपिटल टी, ये क्या बनाया, स्मॉल टी, और ये क्या बनाया, कैपिटल टी, ये बनाया क्या, स्मॉल टी। जब दोनों के बीच संकरण हुआ तो यहाँ पर ये क्या बना, कैपिटल टी, और फिर इसके बाद इसका संकरण इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर इसका संकरण इसके साथ, हमेशा यहाँ पर डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है, रिसेसिव को बाद में लिखा जाता है, प्रबल को पहले लिखा जाता है और अप्रबल को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और फिर यहाँ पर स्मॉल टी हो गया। अब देखिए, परिभाषा हमारी जो कह रही थी कि जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी संकर पौधे के साथ कराया जाता है तो उसकी अगली पीढ़ी में उनके वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात 3:1 का अनुपात आता है। ठीक है, जब किसी संकर संतान को, मैंने यहाँ पर संकर पौधा, एक ऐसा पौधा है, लंबा है बट कैसा है, संकर है, लंबा संकर, और ये भी क्या है, लंबा है, संकर है। ठीक, अब इसका जब संकरण हुआ तो ये पौधा क्या हो गया, लंबा हो गया, और ये दोनों पौधे क्या हो गए, लंबे हैं बट कैसे हैं, संकर हैं। ठीक है, और ये पौधा कैसा हो गया, बौना हो गया। अब देखिए, इसमें अनुपात कितना है, 3:1 का अनुपात आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 पौधे कैसे हो गए, अगर देखेंगे तो ये लंबा है, ये भी लंबा है, तो 3 पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए, और एक पौधा कैसा हो गया, बौना हो गया। 3:1 का अनुपात तो आ गया इसमें। अब देखिए, मेंडल के द्वितीय नियम में एक फिनोटिपिक जीनोटिपिक का अनुपात भी देख लेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी में पूछता है कि मेंडल के द्वितीय नियम में, पृथक्करण के नियम में जीनोटिपिक फिनोटिपिक का अनुपात कितना होता है, उसके बारे में देख लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का अनुपात जो होता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का अनुपात, फिनोटिपिक का अनुपात। अब देखिए, जीनोटिपिक फिनोटिपिक की परिभाषा मैंने मेंडल की शब्दावली में बता चुका हूं। अब देखिए, यहाँ पर जो जीनोटिपिक फिनोटिपिक का अनुपात आएगा, यहाँ पर देखिए, ये दोनों कारक आपस में समान है, इसे हम समयुग्मनज भी कहेंगे, और ये क्या है, फिनोटिपिक भी है। क्या होगा, एक पौधा कैसा हो गया, फिनोटिपिक हो गया, 2 पौधा कैसा हो गया, जीनोटिपिक हो गया। तो एक अनुपात है, 2 का अनुपात हो गया। देखिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख रहे हैं हम। अब देखिए, मैंने कहा इसमें अगर मेंडल के द्वितीय नियम में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का अनुपात पूछे, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। अब देखिए, इसमें अगर अनुपात पूछे मेंडल के द्वितीय नियम में, अब यहाँ पर देखिए पौधा कैसा है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि लंबा है कि नहीं, दोनों, अर्थात हम कहेंगे कि दोनों का कारक क्या है, आपस में समान है। तो ये क्या है, फिनोटिपिक हो गया, एक पौधा कैसा हो गया, फिनोटिपिक हो गया, और 2 पौधे क्या है, इसमें दोनों के जीन उपस्थित हैं, प्रबल के और अप्रबल दोनों के जीन उपस्थित हैं, इसलिए दोनों पौधे कैसे हैं, जीनोटिपिक हैं। तो क्या हो जाएगा, 1:2। अब फिर देखिए, और लास्ट में एक देखिए, दोनों जो गैमीट, दोनों जो कारक है आपस में समान है, अर्थात इसमें केवल बौने पौधे का जीन्स है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या है, ये फिनोटिपिक है। तो इसमें अनुपात जो आएगा वह 1:2:1 का अनुपात जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का अनुपात आएगा। तो ये मेंडल का 2 नियम था। इस मेंडल के नियम की एक और परिभाषा होती है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, कि जब प्रबल कारक अप्रबल कारक के साथ उपस्थित रहता है तो प्रबल कारक ही अपना दृश्य रूप प्रकट करता है, और जब
अप्रबल कारक प्रबल कारक से अलग हो जाता है तो अपना दृश्य रूप भी प्रकट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में देखिए मैंने बताया कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी क्या है प्रबल कारक है और स्मॉल टी क्या है अप्रबल कारक है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रबल कारक दोनों रहता है तो वहाँ पर लंबा पौधा होता है, और जब प्रबल कारक अप्रबल कारक के साथ रहता है तो अपना केवल क्या करता है प्रबल कारक ही अपना नाम कहने का मतलब प्रबल कारक ही अपना दृश्य रूप प्रकट करता है। और लेकिन जब अप्रबल कारक यहाँ से देखिए जब अप्रबल कारक प्रबल कारक से अलग हो गया तो अपना दृश्य रूप भी प्रकट कर दिया और यहाँ पर पौधा कैसा हो गया बौना हो गया। ये मेंडल का द्वितीय नियम था, मेंडल का प्रथम द्वितीय नियम है। अब तीसरे नियम को हम लेक्चर नंबर 8 में अगले लेक्चर में लेकर उपस्थित रहेंगे और मैं लेक्चर नंबर 7 को इसी पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। ओके।